जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे वाक्य शुद्धि के प्रकार और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के अंग और उसके प्रकार। और इसी टॉपिक के बाद हम पारिभाषिक शब्दावली इसका भी हम रिवीजन कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिर आज की क्लास की। वाक्य विचार वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य। तो ये है वाक्य के बारे में सामान्य जानकारी। अब इसमें सीधे आ जाते हैं हम वाक्य के अंग के ऊपर। तो वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य। तो वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। उद्देश्य कौन होता है? जो वाक्य में जो करता है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वही उद्देश्य होता है। जैसे दादाजी ने पूजा की, लड़के खेल रहे हैं। तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? इस वाक्य में दादाजी के बारे में कहा जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है लड़के के बारे में। तो ये दादाजी और लड़के दोनों क्या हो गए? ये हो गए उद्देश्य। इन वाक्यों में दादाजी और लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात ये दोनों उद्देश्य है। तो वाक्य में ये उद्देश्य कहलाएंगे। फिर रहता है दूसरा वाक्य का दूसरा अंग विधेय। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वह होता है विधेय। जैसे मोर नाच रहा है, तो यहाँ मोर के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? नाच रहा है। तो ये होगा उसका वाक्य का विधेय। बालक दूध पी रहा है, तो बालक के बारे में जानकारी है, दूध पी रहा है। तो ये हो गया वाक्य का विधेय। अब तो ये थे वाक्य के अंग, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। अब आता है वाक्य के भेद, या कह लीजिए वाक्य के प्रकार। तो क्रिया, अर्थ तथा रचना के आधार पर वाक्यों के अनेक भेद व उनके प्रभेद मतलब उपभेद किए गए हैं। सबसे पहले आता है क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार हैं। पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है? जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है। वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, वह क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। मतलब जो क्रिया का लिंग वचन है वो किसके अनुसार प्रयुक्त होगा? कर्ता के अनुसार। उसे कर्तृवाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे सीता गाना गा रही है, अनुष्क गाना गा रहा है। तो इन दोनों वाक्यों में क्या हुआ? जो क्रिया का लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। मतलब इसमें सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का लिंग वचन भी स्त्रीलिंग है, और इसमें अनुष्क पुल्लिंग है तो जो क्रिया का लिंग और वचन है वो भी अनुष्क के जो करता है उसके अनुसार इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये क्रिया के आधार पर था पहला कृत्यवाच्य। फिर आता है दूसरा प्रकार कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? जब वाक्य में कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है तथा कर्ता को करण कारक में बदल दिया जाता है, तो उसे कहते हैं कर्मवाच्य कहा जाता है। उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे श्रेया द्वारा खेल खेला जा रहा है, श्रेया द्वारा खेल खेला गया, अयन के द्वारा दूध पिया गया। तो इनमें कौन सा हो गया? ये कर्मवाच्य हो गया, क्योंकि इनमें जो क्रिया का लिंग वचन है वो किसके अनुसार आ रहा है? कर्म के अनुसार आ रहा है। तो ये कर्मवाच्य के उदाहरण हो गए। फिर आता है क्रिया के अनुसार वाक्य का तीसरा भेद भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। क्या होता है इस भाववाच्य में? जो क्रिया है वो कर्ता व कर्म के अनुसार न प्रयुक्त हो, किसके अनुसार प्रयुक्त होती है? भाव के अनुसार। तो उस वाक्य को कहते हैं भाववाच्य। जैसे शगुन से पढ़ा नहीं जाता, अक्षिता से पढ़ा नहीं जाता। तो ये इसमें जो क्रिया है वो किसके अनुसार प्रयुक्त हुई? भाव के अनुसार। तो ये वाक्य का रूप कौन सा कहलाएगा? ये भाववाच्य कहलाएगा। फिर आता है अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार या भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कौन कौन से 8 भेद हैं? पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है आज्ञावाचक, पांचवा है विस्मयादिवाचक या विस्मयादिबोधक, फिर छठा है इच्छावाचक, सातवां है संदेश सूचक और आठवां है संकेतार्थक। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के टोटल 8 भेद हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है विधानवाचक वाक्य। क्या होता है विधानवाचक वाक्य? तो जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है, कोई भी काम है उसका होना पाया जा रहा है या फिर बात का होना पाया जा रहा है, तो वह होता है विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं खाता हूं, तो ये काम का होना है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? विधानवाचक। शगुन मेरी सहेली है, ये बात का होना है, तो ये कौन सा वाक्य? ये भी विधानवाचक है। मतलब इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो विधानवाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है वाक्य में अर्थ के आधार पर दूसरा प्रकार निषेधात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो, वहां पे होता है निषेधात्मक वाक्य, वो कहलाता है। जिसे सड़क पर मत भागो, अनुष्क घर पर नहीं है। तो इन वाक्यों में क्या है? किसी काम के लिए मनाही होती है, तो ऐसे वाक्य होते हैं निषेधात्मक वाक्य। फिर वाक्य में तीसरा प्रकार आता है अर्थ के आधार पर प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य।
प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य अर्थात जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए तो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तुम क्या खेल रहे हो, मतलब इसमें प्रश्न का हमें बोध हो रहा है, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये वाक्य किस प्रकार के होंगे, प्रश्नवाचक या फिर प्रश्नार्थक वाक्य भी इनको कहते हैं। फिर अर्थ के आधार पर चौथा प्रकार आ जाता है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो। कौन कौन सा, आज्ञा, अनुमति, उपदेश या विनय का बोध हो, वह होते हैं आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य, वो कहलाते हैं। इनके उदाहरण जैसे अनुष्क अपना कमरा साफ करो, तो इसमें एक प्रकार से आज्ञा दी गई, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। अयन इस कुर्सी पर बैठो, तो इसमें भी आज्ञा है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण। फिर अर्थ के आधार पर पांचवा भेद विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि का भाव प्रकट हो, वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे यह क्या हो गया, तो यहाँ पे विस्मय है अरे, और इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग होता है, तो ये वाक्य देख के हमें पता लग जाता है। फिर है वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये दोनों विस्मयादिबोधक वाक्य के उदाहरण हैं। फिर है अर्थ के आधार पर छठा भेद इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। इसमें क्या होता है, जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा या कामना का बोध हो, तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब कोई इच्छा प्रकट की गई, जैसे ईश्वर सबका भला करे, तो ये इच्छा है, तो ये इच्छार्थक वाक्य हो गया है। आपका जीवन सुखमय हो, तो ये दोनों वाक्य क्या हो गए, इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हो गए। फिर आता है सातवां अर्थ के आधार पर सातवां प्रकार संभावनार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वे कल आए, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, तो इसमें संभावना व्यक्त की गई है, तो संभावना व्यक्त करने वाले वाक्य कौन से हो जाएंगे, संभावनार्थक वाक्य। और ये कौन सा है, अर्थ के आधार पर प्रकार है। फिर अर्थ के आधार पर अंतिम प्रकार होता है संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि तुम आई तो मैं चलूं, वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, मतलब इसमें संकेत मतलब शर्त की हुई, यदि तुम आओ तो मैं चलूं, तो ये शर्त है, तो इस प्रकार के वाक्य हो गए संकेतार्थक वाक्य। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, तो ये संकेतार्थक वाक्य के उदाहरण हो गए। फिर आता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। सरल, मिश्रित और संयुक्त, तो ये तीनों हो गए रचना के आधार पर। इससे पहले हमने देखा कर्म के आधार पर और क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर, और तीसरा था ये रचना के आधार पर, तो जिसमें तीन है। अब आता है इसमें रचना के आधार में पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा तो वो कहलाएगा साधारण या सरल वाक्य। अर्थात एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। जैसे मैं जाता हूं, तो इसमें कर्ता भी एक है और क्रिया भी एक है, तो ये कहलाएगा साधारण वाक्य कह लीजिए या इसको, या फिर सरल वाक्य। फिर आता है वाक्य का दूसरा प्रकार मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक मुख्य उपवाक्य होगा तथा उसके साथ आश्रित उपवाक्य होंगे, तो वो कहलाएंगे मिश्र वाक्य, वो कहलाएगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अवयव करते हैं। तो मिश्र वाक्य उसको जोड़ने का काम कौन से करते हैं, समुच्चय बोधक अवयव। वो अवयव कौन से हैं, जैसे चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि, तो ये मिश्र वाक्य में हमको देखने मिलेंगे। ये अवयव शब्द हैं और इनसे वो वाक्य जुड़े हुए होंगे। चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि और तथापि, तो ये मिश्र वाक्य में हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, तो इसमें क्या हो गया, ये योजक समुच्चय बोधक कौन सा है, क्योंकि आया। वे मेरे घर आएंगे, क्या ये प्रधान वाक्य है, और क्योंकि क्या है, ये योजक है या फिर समुच्चय बोधक है, तो ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। उन्हें अजमेर शहर घूमना है, ये उसका आश्रित उपवाक्य है, तो ये कौन से वाक्य का उदाहरण हो गया, मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो गया। मैं जानता हूं कि तुम्हें अजमेर जाना है, इसमें जो एक की है ये समुच्चय बोधक अवयव है जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। मैं जानता हूं कि तुम्हें अजमेर जाना है, तो ये हो गया मिश्रित वाक्य का उदाहरण। तो मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य किस प्रकार के वाक्य के भेद हो गए, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद हो गए।
सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब इसमें जो मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य बताए गए हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। मतलब मिश्रित आश्रित उपवाक्य व मुख्य उपवाक्य। तो इसको मुख्य उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। और आश्रित उपवाक्य क्या होता है? वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। वाक्य से जो छोटी इकाई होगी वो उपवाक्य होगी। अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है, जो उपवाक्य मतलब प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है तो वो कहलाता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करें। वो उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करते हैं तो वो कहलाते हैं संज्ञा उपवाक्य। अर्थात किसी कर्ता, कर्म तथा पूरक का काम देते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में प्राय की का प्रयोग होता है। तो इसकी पहचान क्या है संज्ञा उपवाक्य की? कि इस वाक्य में की का प्रयोग होता है। जैसे मैंने देखा कि शगुन गा रही है, तो यहाँ पे ये जो की आया है तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संज्ञा उपवाक्य। मिश्रित वाक्य का भेद संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में प्राय की का लोप भी हो जाता है। की होता भी है और की का लोप भी हो सकता है, पर अपने को वाक्य देख के ही पता चल जाता है कि वहां पर की का प्रयोग हुआ होगा। जैसे मैंने सुना है वे कल आएंगे, तो इस वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने सुना है मैंने सुना है कि वे कल आएंगे। तो यहाँ पे की का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया? संज्ञा उपवाक्य। और संज्ञा उपवाक्य किसका भेद है? तो ये मिश्रित वाक्य का भेद है। अब इसमें क्या है? कर्म। तो कर्म क्या है? मैं कहता हूं कि वह शहर गया। वह शहर गया कहता हूं का कर्म है। मैं कहता हूं कि वह शहर गया है और वह शहर गया क्या है? ये मैं कहता हूं इसका कर्म है। और पूरक क्या होता है? तो उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं। कि मैं खाना खाऊं है क्रिया का पूरक है। तो इस वाक्य में क्या हो गया? जो है क्रिया का पूरक क्या है? कि मैं खाना खाऊं। उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं। कि मैं खाना खाऊं किस क्रिया का पूरक है? तो यह है क्रिया का पूरक है। फिर आता है विशेषण उपवाक्य। वे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण या विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? वे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो वो होते हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ प्राय जो, जिसकी, जिसका, जिसके आदि शब्दों से होता है। तो विशेषण उपवाक्य की क्या पहचान है? कि इनका जो प्रारंभ होगा वो जो, जिसकी, जिसका, जिसके आदि शब्दों से होता है। जैसे जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया, तो ये कौन सा हो गया? ये विशेषण उपवाक्य हो गया। फिर आता है वाक्य का प्रकार, तीसरा प्रकार क्रिया विशेषण उपवाक्य। मतलब ये मिश्रित वाक्य का तीसरा उपभेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो प्रधान उपवाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं, प्रधान उपवाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। प्रधान उपवाक्य में क्रिया की विशेषता बताएंगे तो वो कहलाएंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये क्रिया के घटित होने का स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, रीति आदि की सूचना देते हैं। जैसे यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य की, क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए, भी, इतना आदि पदों द्वारा अन्य वाक्यों से मिलाते हैं। मतलब ये उनको जोड़ते हैं। कौन कौन से इसमें? की, क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए, भी, इतना आदि, ये सभी क्रिया विशेषण उपवाक्य के इनका प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा प्रकार आता है रचना के आधार वाक्य का संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः इनसे जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य में वाक्य किससे जुड़े होते हैं? तथा से, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः इन वाक्यों से जुड़े होते हैं। कौन कौन से? साधारण वाक्य, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य इन संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं, तो वो होता है संयुक्त वाक्य। समानाधिकरण वाक्य ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाले हों, तो उन्हें कहते हैं समानाधिकरण उपवाक्य। और संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है? जैसे भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। और ये दो साधारण वाक्य हैं और इनको किसे, कौन से शब्द से, योजक शब्द से जुड़े हुए हैं? तो किंतु से।
तो ये हो गया एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। और संयुक्त वाक्य में क्या ध्यान रखना है कि ये जुड़े होते हो तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि। अतः इनसे ये वाक्य, दो साधारण वाक्य जुड़े होते हैं। तो ये हमने देखे वाक्य के प्रकार, जिसमें रचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य के हमें प्रकार देख लिए। वाक्य के अंग और वाक्य के भेद देखने के बाद अब हम देखते हैं वाक्य रचना के शुद्ध रूप। भाषा में वाक्य शुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य रचना में अशुद्धि होने के अनेक कारण हैं। तो कौन कौन से कारण है वो देखते हैं। व्याकरण के नियमों व लिंग वचन का ज्ञान न होना, वाक्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, ये भी अशुद्धि का कारण है। पदों का सही क्रम में न होना, शब्दों के सही अर्थ की जानकारी नहीं होना, इस कारण भी वाक्य अशुद्ध होते हैं। फिर है सर्वनाम व परसर्ग संबंधी अशुद्धि, इस कारण वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। और पुनरुक्ति की अशुद्धि, मतलब एक ही अर्थ वाले शब्द की आवृत्ति होने से भी वाक्य अशुद्ध होता है। इस प्रकार की अशुद्धियां भाषा व अर्थ दोनों के सौंदर्य को हानि पहुंचाती है। अब कहते हैं वाक्य जो अशुद्ध है उसमें सबसे पहला प्रकार कौन सा आता है, पद क्रम संबंधी अशुद्धि। जैसे बच्चे को काट कर फल दो, तो ये वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, बच्चे को फल काट कर दो। तो ये पद क्रम संबंधी अशुद्धि, मतलब इसमें पद आगे पीछे हो गया है। दूसरा है मैंने बहते हुए बालक को देखा, तो इसका शुद्ध हो जाएगा मैंने बालक को बहते हुए देखा। मैंने बहते हुए बालक को देखा, ये शुद्ध नहीं होगा, मैंने बालक को बहते हुए देखा। यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, इसका शुद्ध रूप होगा यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। तो इन वाक्यों में कौन सी है, पद क्रम संबंधी अशुद्धि है, मतलब पद का जो क्रम है वो आगे पीछे हो गया। कई स्कूल के छात्र ऐसा करते हैं, तो इसका शुद्ध होगा स्कूल के कई छात्र ऐसा करते हैं। राधा के गले में एक मोतियों की माला है, इसका शुद्ध हो जाएगा राधा के गले में मोतियों की एक माला है। फिर है शीतल फलों का रस पीजिए, तो शुद्ध वाक्य होगा इसका फलों का शीतल रस पीजिए। एक कहानियों की पुस्तक दीजिए, इसका शुद्ध हो जाएगा कहानियों की एक पुस्तक दीजिए। यहाँ मुफ्त बीमारियों की दवा मिलती है, तो इसका शुद्ध होगा यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है। तो ये इन वाक्यों में था पद क्रम संबंधी अशुद्धि थी। फिर है अनावश्यक शब्दों के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। तो अनावश्यक शब्द कैसे, जैसे मेरे पास केवल मात्र 20 रुपए हैं, तो इसका शुद्ध क्या होगा, मेरे पास मात्र, या तो मात्र आएगा या फिर केवल आएगा। तो मेरे पास मात्र 20 रुपए हैं ऐसा कर सकते हैं, या फिर मेरे पास केवल 20 रुपए हैं। फिर है कृपया यहाँ बैठने की कृपा कीजिए, तो यहाँ पे इसका शुद्ध होगा कृपया यहाँ बैठिए। जल्दी वापस लौट कर आना, तो इसका शुद्ध होगा जल्दी लौट कर आना, क्योंकि वापस और लौट कर दोनों एक तरह से समानार्थी हैं। तो जल्दी वापस लौट कर आना, इसका शुद्ध होगा जल्दी लौट कर आना। क्या यह संभव हो सकता है, क्या यह संभव है, ये शुद्ध हो जाएगा। जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी, तो इसका शुद्ध होगा जज ने उसे मृत्युदंड दिया। तो मृत्युदंड एक सजा ही है, तो यहाँ पे ये सजा वापस नहीं आएगा, तो इसका क्या होगा शुद्ध, जज ने उसे मृत्युदंड दिया। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, तो इसका शुद्ध होगा मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ, क्योंकि समय प्रातः काल एक समय ही है, तो यहाँ समय शब्द का उपयोग नहीं होगा। तो इसका शुद्ध होगा मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ। शायद आज वे अवश्य आएंगे, तो इसका शुद्ध होगा शायद आज वे आएंगे। ठंडी बर्फ लाओ, तो इसका शुद्ध होगा बर्फ लाओ, क्योंकि बर्फ ठंडी होती है। तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदरतम है, तो सुंदरतम का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे होगा तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर है। उसने वहां से चल दिया, तो इसका शुद्ध होगा वह वहां से चल दिया, उसने नहीं होगा वह वहां से चल दिया। इन बातों को फिर से दोहराने से क्या लाभ, तो इन बातों को दोहराने से क्या लाभ। अजय को खाना दो, इसका शुद्ध होगा अजय के लिए कह सकते हैं, या फिर अजय को खाना दो, अजय के लिए खाना दो, या ऐसे कह सकते हैं अजय को खाना दो। फिर आता है वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि। तो लिंग संबंधी अशुद्धि किस प्रकार होती है, जैसे यह नाटक बहुत अच्छी है, तो इसका शुद्ध होगा यह नाटक बहुत अच्छा है। फिर वह महिला विद्वान है, तो महिला के लिए विद्वान शब्द नहीं आता है, क्या आता है, विदुषी आता है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा वह महिला विदुषी है, मतलब इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि थी, तो इसका शुद्ध होगा महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवियत्री थी, क्योंकि महिलाओं के लिए कवियत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। मौसी आप क्या कर रहे हैं, तो मौसी आप क्या कर रही हैं, ये शुद्ध होगा। वह अपने धुन में जा रही हैं, तो वह अपनी धुन में जा रही हैं। उसके कोई संतान न था, उसके कोई संतान न थी। यह चाय बहुत मीठा है, तो इसका शुद्ध होगा यह चाय बहुत मीठी है। मुझे हिंदी आता है,
इसका शुद्ध रूप होगा मुझे हिंदी आती है, आता नहीं आती है। सीता बहुत मेहनत करता है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा सीता बहुत मेहनत करती है। फिर आता है वचन संबंधी अशुद्धि। तो वचन संबंधी अशुद्धि किस प्रकार होती है, जैसे आप क्या कर रहा है, तो इसका शुद्ध होगा आप क्या कर रहे हैं। अभी 5 बजा है, तो इसका शुद्ध रूप होगा अभी 5 बजे हैं। यह 20 रुपया का नोट है, तो यह 20 रुपये का नोट है। उसकी दशा देखकर मेरी आंख में आंसू आ गया, तो इसका शुद्ध होगा उसकी दशा देखकर मेरे आंसू आ गए। यह मेरा हस्ताक्षर है, तो इसका शुद्ध होगा ये मेरे हस्ताक्षर है। मतलब हस्ताक्षर जो शब्द है वो बहुवचन में ही प्रयोग होता है। आज मेरे दादाजी आएगा, आज मेरे दादाजी आएंगे। आपको कितना फल लेना है, आपको कितने फल लेने हैं। मैं भगवान का दर्शन करूंगा, मैं भगवान के दर्शन करूंगा। भगवान का नहीं, भगवान के दर्शन करूंगा। बीमार का प्राण निकल गया, तो इसका शुद्ध होगा बीमार के प्राण निकल गए। हिमालय पर्वत का राजा है, तो इसका शुद्ध होगा हिमालय पर्वतों का राजा है। फिर आती है वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि। तो वो किस प्रकार होती है, जैसे मेरे को अभी जाना है, तो ये अशुद्ध है। इसकी जगह क्या शुद्ध होगा, मुझे अभी जाना है। मेरे को अभी जाना है ये नहीं बोल के क्या शुद्ध होगा, मुझे अभी जाना है। वह बाजार में सामान लाने गया है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा वह बाजार से सामान लाने गया है। बच्चे से गुस्सा मत करो, तो इसका हो जाएगा बच्चे पर गुस्सा मत करो। तुम सब छत में खेलो, तो छत में खेलो नहीं होगा, इसका होगा तुम सब छत पर खेलो। पक्षी पेड़ में बैठे हैं, तो इसका शुद्ध होगा पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। वह गुरु के चरणों पर बैठ गया, तो चरणों पर नहीं बैठता है, क्या होगा वह गुरु के चरणों में बैठ गया। वह घर में अंदर है, तो इसका होगा वह घर के अंदर है। मोहन ने फल लाया, तो इसका हो जाएगा मोहन फल लाया। फल को खूब पका होना चाहिए, फल को खूब पका होना चाहिए, ये शुद्ध नहीं है, इसका शुद्ध होगा फल खूब पका होना चाहिए। फिर अगला घर पर सब कुशल है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा घर में सब कुशल है। तो ये कारक संबंधी अशुद्धि के उदाहरण है। अब आता है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। मतलब वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस प्रकार होती है, जैसे मैंने काम करना है, तो इसका होगा मुझे काम करना है। अपन सही जगह पर है, तो अपन नहीं होगा हम सही जगह पर हैं। तुमको क्या लेना है, तो आपको क्या लेना है, ये सही शुद्ध वाक्य होगा। मेरे को 10 रुपए की जरूरत है, तो मेरे को नहीं होगा मुझे 10 रुपए की जरूरत है। ये मेरे को मैंने इसकी जगह क्या आएगा, मुझे आएगा। अपने को आपका काम ठीक लगा, तो मुझे आपका काम ठीक लगा। वह लोग इधर आएंगे, तो इसका हो जाएगा वे लोग इधर आएंगे। भैया ने मुझको कहा, तो भैया ने मुझको कहा नहीं होगा भैया ने मुझसे कहा। मेरे को यह नहीं खाना, तो मेरे को की जगह क्या आ जाएगा मुझे यह नहीं खाना। तेरे को कहाँ जाना है, तो तुम्हें कहाँ जाना है। तेरे को ये अशुद्ध है, इसकी जगह क्या होगा तुम्हें, तो तुम्हें कहाँ जाना है। तेरे को क्या लेना है, तो आपको क्या लेना है, ये शुद्ध हो जाएगा। फिर आता है वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से होती है, जैसे भाषण सुनते सुनते कान पक गया, तो इसका शुद्ध होगा भाषण सुनते सुनते कान पक गए। आप फल खा के देखो, तो इसका शुद्ध होगा आप फल खाकर देखें। बच्चा खाना व दूध पीकर सो गया, तो इसका होगा बच्चा खाना खाकर वह दूध पीकर सो गया। फिर राम ने शीला की प्रतीक्षा देखी, तो प्रतीक्षा देखी नहीं होता है, क्या होता है इसका प्रतीक्षा की, तो राम ने शीला की प्रतीक्षा की। फिर माँ ने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया, तो इसका शुद्ध रूप होगा माँ ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। मैंने अपनी नौकरी त्याग दी, तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, त्याग दी नहीं होगा छोड़ दी। राम ने मुझे गाली निकाली, तो उसकी जगह क्या शुद्ध होगा राम ने मुझे गाली दी। फिर आती वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि। जैसे रमेश की तो अक्ल मर गई है, तो इसकी जगह क्या होगा सही कि रमेश की तो अक्ल मारी गई। जो मुहावरा है वैसा उसमें प्रयोग किया जाएगा। तो रमेश की अक्ल मर गई, इसकी जगह सही होगा रमेश की तो अक्ल मारी गई है। वह अपनी माँ की आंख का चांद है, तो ये आंख का चांद नहीं होता है, आंख का तारा होता है, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा वह अपनी माँ की आंख का तारा है। बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, तो दम फूलने लगा ऐसा नहीं कहते हैं, क्या होता है इसको कहते हैं बंद कमरे में उसका दम घुटने लगा। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया, उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, तो गिर गया की जगह क्या होगा उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा तेरी शरारत से मेरी नाक में दम आ गया। मतलब ये मुहावरों का सही प्रयोग करना है इस वाक्य में, तो ये मुहावरे संबंधी अशुद्धियां होती हैं। गीता के मुंह से फूल गिरते हैं, तो इसका होगा गीता के मुंह से फूल जड़ते हैं।
राम तो अपनी अक्ल का शत्रु है, तो इसका हो जाएगा राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। मतलब मुहावरे में पर्यायवाची शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकते, जो जैसा है मुहावरा वैसा वैसा प्रयोग करते, तो राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई, तो नाक झुकती नहीं है, नाक कट जाती है, तो सही रूप क्या होगा इसका, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई। तो ये था अपना टॉपिक वाक्य विचार, जिसमें हमने वाक्य के अंग देख लिए और वाक्य के भेद देख लिए, जो क्रिया के अनुसार, अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार देखें। अब इसके टॉपिक के अंत में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं 4-5, तो इनको देख लेते हैं। जैसे प्रश्न पहला है, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य को कहते हैं। तो संयोजक शब्द से जुड़े एक से अधिक साधारण वाक्य को क्या कहते हैं, तो हमने देखा था उनको कहते हैं संयुक्त वाक्य। फिर प्रश्न नंबर 2 है, वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं, तो वाक्य के मुख्य रूप से अंग कितने होते हैं, तो 2 ही होते हैं। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 3 है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं 8। फिर प्रश्न 4, अरे यह क्या हो गया, तो कौन सा वाक्य है, तो इसमें अरे के बाद विस्मयादि बोधक है, तो वाक्य देखने से ही पता चल जाता है, तो ये कौन सा वाक्य का प्रकार है, ये है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये अपना था वाक्य का टॉपिक। अब हम देख लेते हैं पारिभाषिक शब्दावली। पहला शब्द है अपना अबेंडनमेंट, इसका अर्थ होता है परित्याग या कमी। फिर है एब्रीविएशन, इसका अर्थ होता है संक्षेप करना या संक्षेपण कहते हैं जिसको। फिर है एबिलिटी, एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का अर्थ होता है असामान्य। फिर है एब्लिएशन, इसका अर्थ होता है उन्मूलन करना या समाप्ति करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा उन्मूलन या समाप्ति। एब्रिज, एब्रिज का अर्थ होता है संक्षेप करना। एब्सेंस, एब्सेंस का अर्थ होता है अनुपस्थिति। एब्सेंट स्टेटमेंट, इसका होता है अर्थ होगा अनुपस्थिति पत्रक, जिसमें अनुपस्थिति दर्शाई जाती है। फिर एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है सार। एब्यूज, एब्यूज का अर्थ होता है दुरुपयोग, सामान्य अर्थ में इसका अर्थ होता है गाली देना, और इसका कार्यालयी भाषा में इसका होता है अर्थ दुरुपयोग करना। एकेडमिक, एकेडमिक का अर्थ होता है शैक्षणिक या अकादमिक। फिर एकेडमिक काउंसिल, इसका अर्थ होता है विद्या परिषद। एकेडमिक ईयर, तो इसका अर्थ होगा शैक्षणिक वर्ष। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का अर्थ होता है पावती पर्ची या प्राप्ति रसीद। फिर अगला एक्वायर, एक्वायर का अर्थ होता है अवाप्त करना। एक्टिंग, एक्टिंग का अर्थ होता है कार्यकारी। एक्शन, एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही। एक्टिंग यानी कार्यकारी और एक्शन का है कार्यवाही। एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का अर्थ होता है कार्यकलाप या गतिविधियां। एडिशनल, एडिशनल का अर्थ होता है अतिरिक्त। एडहोक, एडहोक का अर्थ होगा तदर्थ, ये न्यायालय की भाषा में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। एडजोर्न, एडजोर्न का अर्थ होता है स्थगित करना। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का अर्थ होता है समायोजन। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका अर्थ होता है एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन। अगला शब्द है अपना एपियर, एपियर का अर्थ होता है उपस्थित, उपस्थित होना। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का अर्थ होता है परिशिष्ट। एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का अर्थ होता है आवेदक, जो आवेदन करता है। अप्लाई, अप्लाई यानी आवेदन करना। अप्लाइड, अप्लाइड का अर्थ होता है अनुप्रयुक्त या व्यावहारिक, मतलब जिसका जीवन में हम प्रयोग करते हैं, तो अप्लाइड का अर्थ हो गया अनुप्रयुक्त या व्यावहारिक। अपॉइंटी, अपॉइंटी का अर्थ होता है नियुक्ति पाने वाला या नियुक्त व्यक्ति। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, इसका अर्थ होता है नियोक्ता या नियुक्ति अधिकारी। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का अर्थ होता है नियुक्ति। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का अर्थ होता है प्रशंसा करना। एप्रोप्रिएशन, इसका अर्थ होता है विनियोजन। अप्रूवल, अप्रूवल का अर्थ होता है अनुमोदन। फिर है एबिट्रेशन, इसका अर्थ होता है पंच फैसला। फिर है एरियास, एरियास का अर्थ होता है बकाया। अगला शब्द है एक्सेप्टेंस, इसका होता है स्वीकृति। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना। अकाउंट, अकाउंट का अर्थ होता है लेखा या हिसाब। अकाउंटेबिलिटी, इसका अर्थ हो जाएगा जवाबदेही। एक्यूज, एक्यूज का अर्थ होता है अभियोग लगाना। एडमिजिबल, एडमिजिबल का अर्थ हो जाएगा स्वीकार या ग्राह्य। अमाउंट, अमाउंट का अर्थ होता है राशि। एनुअल, एनुअल का अर्थ हो जाएगा वार्षिक। एज फॉलोज, एज फॉलोज का अर्थ होता है निम्नलिखित, जो नीचे लिखा हुआ है एज फॉलोज निम्नलिखित। एसेंट, एसेंट का अर्थ होता है अनुमति। एसेट्स, एसेट्स का अर्थ हो जाएगा परिसंपत्ति। एसोसिएशन, एसोसिएशन का अर्थ होगा संघ।
एज्यूम, एज्यूम का अर्थ होगा कल्पना करना या अनुमान लगाना, तो एज्यूम कल्पना या अनुमान। फिर है एज यूजुअल, तो इसका अर्थ होगा नीतिवत। बैकवर्ड क्लासेस, इसका अर्थ होगा पिछड़ा वर्ग। बैड कंडक्ट, इसका अर्थ होगा दुराचरण। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का अर्थ होगा तुलन पत्र। बेसिक पे, बेसिक पे का अर्थ हो जाएगा मूल वेतन। बेंच, बेंच का अर्थ होगा न्यायपीठ, जो न्यायालय से संबंधित है, बेंच। बिब्लियोग्राफी, इसका अर्थ होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो उसमें किसकी सहायता ली गई उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। इसका अर्थ हो जाएगा संदर्भ ग्रंथ सूची। फिर आगे बाइलिटरल, बाइलिटरल का अर्थ हो जाएगा द्विपक्षीय। बिल, बिल का अर्थ होगा विधेयक। ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट यानी काली सूची, जो फोन में भी होती है ब्लैक लिस्ट। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का अर्थ होगा रूपरेखा। बोर्ड, बोर्ड का अर्थ है मंडल, बोर्ड या परिषद। बोर्ड ऑफ स्टडीज, इसका अर्थ होगा पाठ्यक्रम समिति। बॉन्ड, बॉन्ड का अर्थ होता है बंधन पत्र, बॉन्ड यानी बंधन पत्र। बोनस, बोनस का अर्थ हो जाएगा अधिलाभांश। बॉडी, बॉडी का अर्थ होगा निकाय। ब्राइब, ब्राइब का अर्थ होता है घूस या रिश्वत। ब्रीफ, ब्रीफ का अर्थ होता है संक्षेप में, संक्षेप। फिर है कैबिनेट, कैबिनेट का अर्थ होता है मंत्रिमंडल। केडर, केडर का अर्थ होता है संवर्ग। कैंप, कैंप का अर्थ होता है शिविर। कैंसल, कैंसल का अर्थ होता है निरस्त करना या रद्द करना। कैंडिडेट, कैंडिडेट का अर्थ है उम्मीदवार। कैपिटल, कैपिटल का अर्थ होता है पूंजी, और एक अर्थ इसका राजधानी भी होता है, तो कैपिटल का अर्थ यहाँ पे पूंजी है। केस, केस का अर्थ होता है प्रकरण, मामला या विषय, और एक होता है कैश, कैश का इसका अर्थ होता है नकद। कैजुअल लीव, इसका अर्थ होगा आकस्मिक अवकाश, कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश। क्वेश्चन, क्वेश्चन का अर्थ होता है सावधानी या चेतावनी। सेनस, सेनस का अर्थ होता है जनगणना। कोलेब्रेशन, इसका अर्थ होता है सहयोग। फिर है कोलम, कोलम का अर्थ हो जाएगा स्तंभ। कमीशन, कमीशन का अर्थ होगा आयोग। कमेटी, कमेटी का अर्थ हो जाएगा समिति। फिर है कंपेंसेटरी, कंपेंसेटरी का अर्थ होगा क्षतिपूरक। कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस का अर्थ हो जाएगा अनुपालना। कंडीशन, कंडीशन का अर्थ होगा स्थिति। कंडक्ट, कंडक्ट का अर्थ होता है आचरण। कंफर्म, कंफर्म का अर्थ होता है पुष्टि या अनुरूप। कंफर्म, पुष्टि या अनुरूप। कंटिजिनियस, कंटिजिनियस का अर्थ होता है आकस्मिक व्यय। कन्वीन, कन्वीन का अर्थ हो जाएगा संयोजन। आगे कन्वे, कन्वे का अर्थ होगा सूचित करना। करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का अर्थ होता है तदनुरूप। कोरिजेंडम, कोरिजेंडम का अर्थ होता है शुद्धि पत्र। काउंसिल, काउंसिल का अर्थ हो जाएगा परिषद। काउंटरफॉइल, इसका अर्थ होगा काउंटरफॉइल यानी दूसरी प्रति। काउंटर सिग्नेचर, इसका होता है प्रति हस्ताक्षर। काउंटर सिग्नेचर, प्रति हस्ताक्षर, और काउंटरफॉइल मतलब दूसरी प्रति। कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर का अर्थ होगा आवरण पत्र या मुखपत्र। क्रेडिट, क्रेडिट का अर्थ होगा उधार या साख। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का अर्थ होता है संचित या उपचयी। डेली अलाउंस, इसका अर्थ होता है दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस दैनिक भत्ता। और डियरनेस अलाउंस, इसका अर्थ होता है महंगाई भत्ता। डेबार, डेबार का अर्थ होता है वर्जन करना या रोकना। डीड, डीड का अर्थ होता है विलेख। डेलीगेट, डेलीगेट का अर्थ होता है प्रतिनिधि। डिमोट, डिमोट का अर्थ होता है पदाउन्नत करना, मतलब पदाउन्नत, डिमोट यानी पदाउन्नत। डिपार्ट, डिपार्ट का अर्थ होता है प्रस्थान। डिजाइन, डिजाइन का अर्थ होता है अभिकल्प या रूपांकन। डायग्राम, डायग्राम का अर्थ होता है आरेख या मानचित्र। फिर है डिस्पैच, डिस्पैच, डिस्पैच का अर्थ होता है प्रेषण करना या भेजना। डिस्पैच यानी प्रेषण। डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी का अर्थ होता है निर्देशिका। सॉरी, डिक्शनरी नहीं है, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का अर्थ होता है निर्देशिका। डिस्काउंट, डिस्काउंट का अर्थ होता है बट्टा या जिसको हम कहते हैं छूट। डिसमिस, डिसमिस का अर्थ हो जाएगा बर्खास्त करना। डिस्पोजल, डिस्पोजल का अर्थ होगा निष्पादन। डिवीजन, डिवीजन का अर्थ हो जाएगा विभाजन। ड्राइंग, ड्राइंग का अर्थ होता है रेखांकन करना या चित्रांकन करना, तो ड्राइंग का रेखांकन या चित्रांकन। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का होता है अनुलिपि, नकल या प्रतिरूप। ड्यूटी, ड्यूटी का अर्थ होता है कार्य। ड्यूरेशन, इसका अर्थ होता है अवधि या कालावधि, जिसको हम समय भी कहते हैं, ड्यूरेशन अवधि या कालावधि। फिर है ईयर मार्क, ईयर मार्क का अर्थ होता है चिन्हित या चिन्हित।
इकोनॉमी, इकोनॉमी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था। एजुकेशनल मतलब होता है, इसका अर्थ होगा शैक्षणिक। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का अर्थ होता है दक्षता। फिर है इलेक्टोरल, इलेक्टोरल का अर्थ होता है निर्वाचक सूची। एलिजिबल, एलिजिबल का अर्थ है पात्र। एलिमिनेट, एलिमिनेट का अर्थ हो जाएगा निकाल देना, बाहर निकाल देना। एलिमिनेट करना मतलब निकाल देना। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का अर्थ हो जाएगा कर्मचारी। एम्प्लॉयमेंट, इसका अर्थ होगा रोजगार। एंडोर्स, एंडोर्स का अर्थ हो जाएगा प्रष्टांकन करना। एंडोर्स यानी प्रष्टांकन। एनफोर्समेंट, इसका अर्थ होता है प्रवर्तन। एनरोलमेंट, एनरोलमेंट का अर्थ हो जाएगा नामांकन। एवेल्युएशन, एवेल्युएशन का अर्थ हो जाएगा मूल्यांकन, मूल्यांकन करना। एक्सेस, एक्सेस का अर्थ होता है अधिकता या आधिक्य। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का अर्थ होगा अनन्य या एकांतिक। एक्सप्लेशन, एक्सप्लेशन का अर्थ होता है व्याख्यात्मक या विवरणात्मक। फिर फेयर कॉपी, फेयर कॉपी का अर्थ हो जाएगा स्वच्छ प्रति। फेवरेबल, फेवरेबल का अर्थ होगा अनुकूल। फाइनेंस, फाइनेंस का अर्थ हो जाएगा वित्त। फिस्कल, फिस्कल का अर्थ होगा राजस्व संबंधी। फिक्सेशन, फिक्सेशन का अर्थ हो जाएगा स्थिरीकरण। फिक्स डिपॉजिट, इसका अर्थ होता है सावधि जमा। फॉलो अप एक्शन, इसका अर्थ होता है अनुवर्ती कार्यवाही। फुट नोट, फुट नोट का अर्थ होता है पाद टिप्पणी। फॉरिजन अफेयर्स मतलब विदेशी मामले। फॉरवर्डिंग नोट, इसका अर्थ होता है अग्रेषण पत्र। फ्रेट, फ्रेट का अर्थ होता है भाड़ा या जिसको हम कह सकते हैं किराया। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है बारंबारता। फंडामेंटल, फंडामेंटल का अर्थ हो जाएगा मौलिक या आधारभूत। फर्दर एक्शन, फर्दर एक्शन का अर्थ होगा अगली कार्यवाही। गजेट, गजेट का अर्थ होता है राजपत्र। और गजेट नोटिफिकेशन का अर्थ होता है राजपत्र अधिसूचना। और गजेटेड का अर्थ होता है राजपत्रित। ग्लोसरी, ग्लोसरी का अर्थ होता है शब्द संग्रह या शब्दावली। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड का अर्थ होता है अनुग्रह अवधि। ग्रांट, ग्रांट का अर्थ होता है अनुदान। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का अर्थ होता है शिकायत या परिवेदना। ग्रोस, ग्रोस का अर्थ होगा सकल या कुल। गारंटी, गारंटी का अर्थ होता है प्रत्याभूति या जमानत। हैबिचुअल, हैबिचुअल का अर्थ होता है आभ्यासिक या स्वाभाविक। हैंडीकैप, हैंडीकैप का अर्थ हो जाएगा विकलांग। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का अर्थ होगा हस्तकला। हेड, हेड यानी प्रधान या शीर्ष। हेड ऑफ ऑफिस, इसका अर्थ होता है कार्यालय अध्यक्ष। हेरिटेज, हेरिटेज का अर्थ हो जाएगा धरोहर या पैतृक संपत्ति। होल्डिंग, होल्डिंग का अर्थ होता है खेत या जोत। होमेज, होमेज का अर्थ हो जाएगा श्रद्धांजलि। होस्ट, होस्ट का अर्थ होगा आतिथेय या परितोषी। फिर ऑनरेरियम, ऑनरेरियम का अर्थ होगा मानदेय। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का अर्थ होगा बागवानी। हाउस ऑफ पीपुल, इसका अर्थ हो जाएगा लोकसभा। हाउस ऑफ पीपुल यानी लोकसभा। हाउस रेंट, हाउस रेंट का अर्थ होगा मकान किराया। ह्यूमैनिटेरियन, इसका अर्थ होगा मानवीय। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का अर्थ होगा परिकल्पना। फिर आइडेंटी, आइडेंटी का अर्थ होता है परिचय या पहचान। आइडियोटोगी, आइडियोटोगी का अर्थ हो जाएगा विचारधारा। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का अर्थ होगा अनभिज्ञता। इलीगल, इलीगल का अर्थ होगा अवैध। इलिजिबल, इलिजिबल मतलब अपाठ्य, जो पढ़ नहीं सकते जिसको। इलिटरेसी, इलिटरेसी का अर्थ होता है निरक्षरता। इम्पोज, इम्पोज का अर्थ होगा अधिरोपित। इंसिडेंटल, इंसिडेंटल का अर्थ होगा आनुषंगिक या प्रासंगिक। इंसेंटिव, इंसेंटिव का अर्थ हो जाता है प्रोत्साहन। इंचार्ज, इसका अर्थ होगा, इंचार्ज का अर्थ होगा प्रभारी। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का अर्थ है वेतन वृद्धि। इनकर्ड, इनकर्ड का अर्थ होगा व्यय किया गया। इनकर्ड यानी व्यय किया गया। इंडिस्पेंसेबल, इसका अर्थ होता है अपरिहार्य। इनिशियल, इनिशियल का अर्थ होगा लघु हस्ताक्षर। इंटरव्यू, इंटरव्यू का अर्थ हो जाएगा साक्षात्कार। फिर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का अर्थ होगा प्रस्तावना। इनवॉइस, इनवॉइस का अर्थ हो जाएगा बीजक। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का अर्थ होगा निरीक्षण। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का अर्थ होगा किस्त। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का अर्थ होगा एकीकरण। इंटरिम, इंटरिम का अर्थ होता है अंतरिम। इन्वेस्टिगेशन, इसका अर्थ होगा अनुसंधान या खोज। इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान,
या फिर खोज। जॉब, जॉब का अर्थ होगा कार्य या नौकरी। ज्वाइन, ज्वाइन का अर्थ होता है कार्य ग्रहण। ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ज्वाइनिंग रिपोर्ट का अर्थ हो जाएगा कार्य ग्रहण या प्रतिवेदन। ज्वाइंट, ज्वाइंट का अर्थ होगा संयुक्त। जर्नल, जर्नल का अर्थ है दैनिक या पत्रिका, जिसको कहते हैं जर्नल। जुडिशियल, जुडिशियल का अर्थ हो जाएगा न्यायिक। फिर जूनियर, जूनियर का अर्थ हो जाएगा कनिष्ठ। की का अर्थ है, इसका अर्थ सामान्य अर्थ होता है चाबी, मतलब आधारभूत या मूल कुंजी। कीबोर्ड, कीबोर्ड का अर्थ है कुंजी पटल। की मैप, की मैप का अर्थ है मूल नक्शा। नॉलेज, नॉलेज का अर्थ हो जाएगा ज्ञान। लेबर रिलेशन, लेबर रिलेशन का अर्थ होगा श्रम संपर्क। और लेबर वेलफेयर, इसका अर्थ हो जाएगा श्रम कल्याण। लेबर रिलेशन मतलब श्रम संपर्क और लेबर वेलफेयर मतलब श्रम कल्याण। फिर लैंडमार्क, लैंडमार्क का अर्थ हो जाएगा सीमा चिन्ह। लेआउट, लेआउट का अर्थ होता है खाका या योजना। लीज, लीज का अर्थ हो जाएगा पट्टा। लीज डीड, इसका अर्थ होगा पट्टे पर विलेख। लीगल, लीगल का अर्थ होगा वैध। लीगल नोटिस मतलब विधिक सूचना। लाइसेंस, लाइसेंस का अर्थ होता है अनुज्ञप्ति। लाइसन, लाइसन का अर्थ होगा संपर्क। लॉकआउट, लॉकआउट का अर्थ हो जाएगा तालाबंदी। और लॉजिंग, लॉजिंग का अर्थ होता है वासगृह। और लॉगबुक, लॉगबुक का अर्थ होता है कार्यपंजी। आगे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का अर्थ हो जाएगा विधि व्यवस्था या कानूनी व्यवस्था। फिर है लिंगुआ फ्रांस, इसका अर्थ होता है जन भाषा या संपर्क भाषा। लिंगुआ फ्रांस यानी जन भाषा होती है या फिर संपर्क भाषा। मिडन स्पीच, इसका अर्थ होता है प्रथम भाषण। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का अर्थ होता है अनुदान। फिर है मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो का अर्थ होता है घोषणा पत्र। मेजोरिटी, मेजोरिटी का अर्थ होता है बहुमत। मेमोरेंडम, इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञापन। मेमोरेंडम यानी ज्ञापन। मर्जर, मर्जर यानी विलय करना, विलयन। माइग्रेशन, माइग्रेशन का अर्थ होता है प्रवास या प्रवजन। मिनट्स, मिनट्स का अर्थ होता है कार्यव्रत। मिसलिनियस, मिसलिनियस का अर्थ होता है विविध। मॉर्गेज, मॉर्गेज का अर्थ होता है बंधक या गिरवी। मोशन, मोशन का अर्थ होता है प्रस्ताव। म्यूनिसिपैलिटी, इसका अर्थ होता है नगरपालिका। म्यूटेशन, म्यूटेशन का अर्थ होगा नामांतरण। फिर नेशन, नेशन का अर्थ हो जाएगा राष्ट्र। नेशनल एंथम, इसका अर्थ होगा राष्ट्रगान, जो भारत का है जनगण मन। तो नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान। और नेशनल सॉन्ग, इसका मतलब होता है राष्ट्रगीत। और राष्ट्रगीत है अपना वंदे मातरम। नेटिव पैलेस, नेटिव पैलेस का अर्थ होता है जन्म स्थान। नेग्लियंस, नेग्लियंस का अर्थ होता है उपेक्षा या अवहेलना। नेट, नेट का अर्थ होता है शुद्ध। नोट, नोट यानी टिप्पणी। नर्सरी, नर्सरी का अर्थ होता है पौधशाला। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का अर्थ हो जाएगा पोषण। नोटिफिकेशन, और इसका अर्थ होता है नोटिफिकेशन का अधिसूचना। ओथ, ओथ का अर्थ हो जाएगा शपथ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का अर्थ हो जाएगा उद्देश्य या प्रयोजन। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का अर्थ होता है आपत्ति या आक्षेप। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का अर्थ होता है अनिवार्य या बाध्यकारी। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का अर्थ होता है प्रेक्षक या पर्यवेक्षक। ऑफेंस, ऑफेंस का अर्थ होता है दोष या अपराध। फिर ऑफिशियल, ऑफिशियल का अर्थ हो जाएगा कार्यालयी या शासकीय। ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका अर्थ होता है राजभाषा। ऑन डेपुटेशन मतलब प्रतिनियुक्ति पर। ऑपरेशन, ऑपरेशन का अर्थ होता है प्रचालन या शल्य क्रिया। ओवरेज, ओवरेज का अर्थ होता है अधिक आयु। पैक्ट, पैक्ट का अर्थ होता है समझौता। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का अर्थ होता है विरोधाभास या मिथ्याभास। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट यानी भाग लेना या सहभागिता। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का अर्थ हो जाएगा संसद। पार्ट टाइम, पार्ट टाइम मतलब अंशकालिक। परमिट, परमिट का अर्थ होता है अनुमति। परमिसिबल, इसका अर्थ होता है अनुज्ञेय। परमिसिबल यानी अनुज्ञेय। फिर है फिलोसॉफी, फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र। पिटिशन, पिटिशन का अर्थ है याचिका। पोर्टफोलियो मतलब संविभाग। पोस्टिंग, पोस्टिंग यानी पद स्थापन। पोस्टपोन यानी मुलतवी करना या स्थगित करना। प्रिलिमिनरी, इसका अर्थ होता है प्रारंभिक। प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस यानी परिसर या अहता। प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड यानी निर्धारित। प्रिम्सन, प्रिम्सन यानी प्रकल्पना या अनुमान। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रधान। और प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का अर्थ होगा सिद्धांत। दोनों में स्पेलिंग थोड़ा सा अंतर है। प्रिंसिपल यानी प्रधान और प्रिंसिपल यानी सिद्धांत।
प्रोबेशन इसका अर्थ होता है परिवीक्षा। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का अर्थ होता है आदिलेख, नयाचार या रुदाद। फिर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट यानी परियोजना। प्रोविजनल, प्रोविजनल का अर्थ होता है अस्थायी। पब्लिक फंड यानी लोक निधि, पब्लिक फंड लोक निधि। क्वालिफिकेशन इसका अर्थ होता है अर्हता या योग्यता। क्वालिटी, क्वालिटी का अर्थ होता है गुणवत्ता। और क्वांटिटी, क्वांटिटी का अर्थ होता है मात्रा। क्वार्टरली, क्वार्टरली यानी त्रैमासिक, जो 3 महीनों में एक बार होता है, क्वार्टरली त्रैमासिक। फिर एक कोरम, कोरम का अर्थ होता है गणपूर्ति। कोर्ट, कोर्ट का अर्थ होता है उद्धरण देना। रेस, रेस का अर्थ है दौड़। रेडियस, रेडियस यानी अर्धव्यास। रैंडम, रैंडम का अर्थ होता है अनियमित या संयोगिक। रैंक, रैंक का अर्थ होता है पद या श्रेणी। रिबेट, रिबेट का अर्थ है छूट। रिसिप्ट, रिसिप्ट का अर्थ होता है रसीद या पावती। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का अर्थ होता है अभिलेख। रेक्यूरिंग, रेक्यूरिंग का अर्थ है आवर्ती। रिफरेंस, रिफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ। रजिस्टर, रजिस्टर का अर्थ है पंजीबद्ध करना। रजिस्टरी इसका अर्थ हो जाएगा पंजीयन। रजिस्टर यानी पंजीबद्ध करना और रजिस्टरी यानी पंजीयन। फिर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का अर्थ होता है भर्ती। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का अर्थ होता है पारिश्रमिक। रिमूवल, रिमूवल यानी निष्कासन। रिप्लेस, रिप्लेस करना यानी प्रतिस्थापन। रेजुलेशन, रेजुलेशन यानी संकल्प। रिव्यू, रिव्यू का अर्थ होता है समीक्षा या पुनरीक्षण। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का अर्थ हो जाएगा सेवानिवृत्ति। फिर है सैंक्शन, सैंक्शन का अर्थ है स्वीकृति। शेड्यूल, शेड्यूल का अर्थ होता है अनुसूची। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति। सेटअप, सेटअप का अर्थ हो जाएगा व्यवस्था। सैंक्शन, सैंक्शन का अर्थ होगा अनुभाग। सीनियर, सीनियर का अर्थ हो जाएगा वरिष्ठ। स्लम, स्लम का अर्थ है गंदी बस्ती। सिग्नेचर, सिग्नेचर का अर्थ है हस्ताक्षर। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी मानक स्तर। स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर का अर्थ होगा आशुलिपिक। स्टाइपेड, स्टाइपेड का अर्थ होता है वृत्ति। और स्टेट, स्टेट का अर्थ होता है राज्य। फिर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का अर्थ होता है विषय। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का अर्थ होता है अधीनस्थ। सरप्लस, सरप्लस का होता है अर्थ अधिशेष। टेबुलेशन, टेबुलेशन का अर्थ हो जाएगा सूचीकरण या सारणीयन। टेबुलेशन करना मतलब सूचीकरण या सारणीयन। टेरिफ, टेरिफ का अर्थ होता है दर या सूची। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल का अर्थ होता है प्रशंसा पत्र। टेक्निक, टेक्निक का अर्थ हो जाएगा तकनीक या क्रियाविधि। टाइम टेबल, टाइम टेबल का अर्थ होगा समय सारणी। टोल टैक्स, टोल टैक्स मतलब पथ कर जो रास्ते में दिया जाता है। टेंडर, टेंडर का अर्थ हो जाएगा निविदा। टर्म, टर्म का अर्थ होता है अवधि, मियाद या शब्द। तीनों के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, टर्म यानी अवधि, मियाद या शब्द। टेरर, टेरर का अर्थ होता है आतंक या भय। थिएटर, थिएटर का अर्थ होता है रंगशाला या नाट्यशाला। थीसिस, थीसिस का अर्थ हो जाएगा शोध या प्रबंध। फिर है टाइम बेड, टाइम बेड का अर्थ होता है कालातीत या अवधि पार। आगे ट्राइब, ट्राइब का अर्थ होता है जनजाति। ट्रस्ट, ट्रस्ट का अर्थ होगा न्यास या प्रन्यास। अल्टीमेट, अल्टीमेट का अर्थ हो जाएगा अंतिम या चरम। अल्ट्रावायर्स, अल्ट्रावायर्स का अर्थ होता है बाह्य शक्ति या अधिकारातीत। अनड्यू, अनड्यू का मतलब होता है अनुचित। अंडरलेइंग, अंडरलेइंग का अर्थ होता है अंडरलेइंग यानी अंतर्निहित। यूनिक, यूनिक का अर्थ हो जाएगा अनुपम या अपूर्व। यूटिलाइजेशन, इसका अर्थ हो जाएगा उपयोगिता। यूटिलाइजेशन मतलब उपयोगिता। यूटोपिया, यूटोपिया का अर्थ होता है आदर्श लोक या काल्पनिक आदर्श। फिर है वेग, वेग का अर्थ होता है अनिश्चित या अस्पष्ट, उसको कहते हैं वेग। वैलिड, वैलिड का अर्थ हो जाएगा विधिमान्य। और विजिलेंस, विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता। तो ये थे हमारे शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली का टॉपिक जो हमने इस पुस्तक के माध्यम से पूरा किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।